दोस्तों मैं हुसैन गुप्ता और मैं आपका अपने इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है सवरिया क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। ये जो मेरा दोस्तों चैनल है सवरिया क्लासेस, ये आपके लिए अल्टीमेट जो किया जा सकता है वह करने की कोशिश कर रहा है। आज दोस्तों मैं बात करता हूँ, आज के टॉपिक मेरे पास क्या, आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा। आज दोस्तों है आपका टेस्ट किस टॉपिक पे है ये आपको बता देता हूँ दोस्तों। यह है एनवायरनमेंट पे। मैंने आपसे कहा था एनवायरनमेंट 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। कल से हम लोग यानी कि शुक्र से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, फ्राइडे हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ। इस टेस्ट में जो मैंने आपको चैप्टर दिया है यह है दोस्तों एनवायरनमेंट। पूरा एनवायरनमेंट मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने ज्ञान को आज ज़रूर से जाँचो। आपको कितना समझ में आया, मेरा पढ़ाया हुआ कितना नहीं समझ में आया, ये आज आप इस वीडियो से जान सकते हो। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं, पेपर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो माय डियर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इस टेस्ट को ज़रूर दो, ठीक है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाओ। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, घबराना मत, हिंदी इंग्लिश दोनों में है टेस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है जो आपको कंसीडर करनी है। हिंदी में पढ़ लेता हूँ, लो भैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है आपको। कथन क्या है, एनवायरमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स विच इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है वह 3 प्रकार का होता है जो किसी व्यक्ति पे प्रभाव डालता है। बायोटिक इन्वायरमेंट इज द नेसेसरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रोवाइडर फॉर लिविंग थिंग। जो बायोटिक एनवायरनमेंट होता है वह ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वह न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है जो कि एक जीवित व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, जीवित बने रहने के लिए। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड द प्लांट, ट्री एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द। करना क्या है यार, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ यहाँ पे, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और 1 मिनट सोचो। तब तक जो है इंग्लिश वाला है अगर स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर 1 मिनट सोचे इसका क्या आंसर होगा, फिर वीडियो को प्ले करें। तब तक मैं इसी को हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, हिंदी वाले भाइयों के लिए। नवीकरण 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी नवीकरण नहीं, पर्यावरण होगा। पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बायोटिक वातावरण, बायोटिक का मतलब होता है दोस्तों आपका जैविक वातावरण जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदाता है। तीसरा आपका पर्यावरण वातावरण में पौधे, पेड़ और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। अब आपको बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। केवल 1 और 3, 2 और 3, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जरा दिमाग लगाइए आप लोग कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो चलो मैं बता देता हूँ, आई होप आपने सोचा होगा और आपका आंसर ठीक भी होगा। देखो, अगर हम लोग पहले ऑप्शन पे विचार करें, एनवायरमेंट 3 टाइप, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एनवायरमेंट 3 प्रकार का होता है। तो आपको पहला प्रकार मैंने आपको कौन सा बताया था, याद करिए आप लोग। पहला प्रकार था नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा था मैनमेड एनवायरनमेंट, तीसरा आपका जो था तो वह था मेरे प्यारे साथियों आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो पहली लाइन बिल्कुल ठीक है। बायोटिक एनवायरनमेंट इज द नेसेसरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रोवाइडर फॉर द लिविंग थिंग, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जीवित जो चीज़ें होती है ना वह ज़रूरी होती हैं दोस्तों, वह आपके जो होती है वो नेसेसरी होती है न्यूट्रिएंट के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो यार, न्यूट्रिएंट जो है ना हमारे को, वो बायोटिक से भी मिलता है, अबायोटिक से भी मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रिएंट जो है हमारे को सिर्फ और सिर्फ बायोटिक से ही मिले, अबायोटिक से नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन भी गलत है। बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड द प्लांट, बिल्कुल ठीक है। बायोटिक में प्लांट आते हैं, ट्री आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फंजाई भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो आपका गया कट, पहला और तीसरा ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका ठीक होगा। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन मैंने टिक करे हैं उसमें आप लोग देखो, जो पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, मैं छिक के बताया था, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा पर्यावरण वातावरण में पौधे और पेड़ और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। पर्यावरण में जो जैविक पर्यावरण होता है उसमें दोस्तों 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड ओनली अबायोटिक एनवायरनमेंट फैक्टर। यहाँ पे बताना है आपको कि किस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर दिए हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में, एनवायरनमेंट में 2 प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं जैविक, एक को कहते हैं अजैविक। तो आपको पहचानना है कि कहाँ पर दोस्तों आपके सिर्फ अजैविक है। ठीक है, सिर्फ अजैविक है। देखो, फूड,
टेम्परेचर, फायर विंड, डिकम्पोजर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिकम्पोजर कैसा होता है, जैविक होता है, तो इसीलिए जो पहला आंसर है बिल्कुल गलत है। सॉइल मिनरल ऑक्सीजन और आपका प्रेडेटर्स, प्रेडेटर यानी कि दोस्तों उन्हें हम कहते हैं वह एनिमल जो दूसरों को खाते हैं, तो उन्हें प्रेडेटर्स कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी एक ऐसा आ गया जो अजैविक नहीं जैविक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन भी गलत होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल मिनरल, ये दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ जो विंड है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल मिनरल, ये चारों चीज़ें अजैविक में ही आती हैं। लाइट, फूड, प्रेडेटर, फिर से प्रेडेटर आ गया यहाँ पे, तो ये पूरा ऑप्शन गलत होगा। यानी कि अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे, तो जो आपके बायोटिक हैं, बायोटिक जो कंपोनेंट हैं वो ना तो यहाँ पे आ रहे हैं चारों, क्योंकि यहाँ पर एक है जो नहीं आ रहा है, न यहाँ पे चारों आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ कर दे रहा है, न यहाँ आ रहे हैं, यहाँ ये गड़बड़ कर दे रहा है, ये गड़बड़ कर दे रहा है। तो जो सही आंसर होगा वह होगा इसका सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था। एक बार इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से किस सूची में केवल अजैविक पर्यावरण कारक शामिल हैं। अब कौन सी सूची, देखो खाद्य, अथाई, आग, हवा और डिकम्पोजर लिविंग बीइंग होता है, यानी कि बायोटिक होता है, तो उसे बायोटिक में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। मिट्टी, खनिज, ऑक्सीजन स्तर और शिकारी आ गया यहाँ पे। शिकारी भी दोस्तों कैसा होता है आपका, बायोटिक ही होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। पवन, अस्थायी वर्षा, मिट्टी, खनिज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आ रहा, बताइए एनवायरनमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यार बहुत सिंपल है इसको बता पाना। देखो एनवायरनमेंट में ना तो नाइट्रोजन एलिमेंट है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ना ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो, ना CO2 है, ना ओजोन है, ना ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके कौन से हैं आप अच्छी तरीके जानते हो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, इन चारों के लिए दोस्तों हम लोग बोलते हैं ये जो है वह एनवायरनमेंट होते हैं दोस्तों। एलिमेंट्स यानी कि एनवायरनमेंट के तत्व होते हैं, यानी कि उनके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो तो ना तो नाइट्रोजन होंगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ना ऑक्सीजन होगा। ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर ही। ये आपके होते हैं चार, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ओके, अभी हिंदी में पढ़ लेते हैं इसके लिए। ये है आपका पर्यावरण के तत्व क्या है, तो लिथोस्फीयर, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, ये जो बीच वाले ये कोई भी नहीं होंगे। चलो अब मैंने आपको देखो 2 क्वेश्चन बताए हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना है, मेरे को बताना है इसका क्या आंसर होगा, ये मैं आपसे चाह रहा हूँ, इसको आप लोग बताओ। द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, बहुत सिंपल बताइए, ऐसे कौन से दोस्तों आपके जीव होते हैं जो सीधे उत्पादकों को खिलाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म विद डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, ऐसे कौन से दोस्तों ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके सीधे प्रोड्यूसर से लेकर खाते हैं, यानी कि सीधे किसका खाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स का खाते हैं, जो प्रोड्यूसर बनाते हैं वह सीधे उसे ईट करते हैं। बताइए इसमें कौन होगा। मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट देता हूँ, सोचिए। वैसे तो 1 मिनट बहुत है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग अभी हम लोग स्टार्टिंग की है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की, तो आप लोग 1 मिनट ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो शाकाहारी है आंसर में, मांसाहारी है, सेप्रोफाइट्स है, डिकम्पोजर्स हैं। बताइए क्या आएगा, सोच लिया, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर जो होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था, देखो इन 3 चीज़ों को याद रखो। सबसे पहले आता है किसी फूड चेन के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है हर्बीवोर्स, फिर आता है दोस्तों आपका ओमनीवोरस। ठीक है, फिर क्या आता है आपका ओमनीवोरस या कार्निवोरस। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनसे सीधे मिलता है दोस्तों कंज्यूमर्स के लिए। और किस कंज्यूमर के लिए मिलता है, कंज्यूमर 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो यहाँ पे किस कंज्यूमर को मिलेगा, हर्बीवोर्स के लिए। इसके बाद मिलता है ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा हर्बीवोर्स। प्लांटों से जो सीधा फूड लिया जाता है ये लिया जाता है आपके दोस्तों हर्बीवोर्स के द्वारा। अगला है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर। अब ये भी यार बहुत सिंपल है, बताइए प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं दोस्तों फॉरेस्ट में। तो सीधी बात है, चलो बताओ यार, आपको 1 मिनट देता हूँ, बताओ इसे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हिंदी में भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश में तो आपने देख लिया क्या क्या ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कर लो, ये पढ़ो एक बार ऑप्शन के लिए, तब तक मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, हिंदी में ये रहे। ठीक है, बताइए यार क्या होंगे, बताओ। जो दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे। यार ये बहुत सिंपल है यार, क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्री एंड प्लांट। वह ट्री प्लांट जिनमें होगा क्लोरोफिल, ठीक है,
अब क्लोरोफिल का क्या चक्कर है, तो याद रखना अगर प्लांट में क्लोरोफिल ही नहीं होगा ना तो यार प्लांट फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, और फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा ना तो मतलब ये प्रोड्यूसर काहे कहेंगे हम तो प्रोड्यूसर नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल प्रोड्यूसर नहीं कहेंगे हम लोगों से। अगर वो यार प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है, आपका अगर प्रोड्यूस कर पाता है दोस्तों फूड के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस कर पाता है दोस्तों आपके, अगर वो प्रोड्यूस कर पाता है दोस्तों फूड के लिए, ठीक है, फ्रूट के लिए, ग्रास के लिए, तब ना हम उसे कहेंगे दोस्तों प्रोड्यूसर। अगर वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा तो हम उसे किस बात का प्रोड्यूसर कहेंगे। और प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों जरूरी होता है क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, तो प्लांट में जो दोस्तों लीव्स होती है उनमें दोस्तों, जो स्टोमेटा होता है उनमें दोस्तों जो आपका क्लोरोफिल होता है वह पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वह दोस्तों ये वाला ठीक होगा, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वह दोस्तों इकोसिस्टम में यही होते हैं। ये ना तो आपके हर्बिवोर्स होते हैं, ना कार्निवोर्स होते हैं, ना बैक्टीरिया होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं। अब देखो बायोस्फीयर क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हमारे सामने। 1 मिनट फिर से दे रहा हूँ, सोचो इसका क्या आंसर होगा। 1 मिनट फिर से दे दिया, सोचो इसका क्या होगा। तब तक मैं हिंदी में दिखा देता हूँ बायोस्फीयर है। आप भी इसको एक बार यही वीडियो पॉज करके सोचो हिंदी वालों कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका क्या आंसर है। तो मैं बता देता हूँ बायोस्फीयर किससे कहते हैं। द सॉलिड सेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि दोस्तों बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। सॉलिड सेल, जो सॉलिड परत है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिस पे इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द थिन सेल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ एयर लिविंग थिंग्स। अब सी क्या है, द स्फीयर विच एक्यूपाइज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर आ रहा है बात एक ऐसा स्फीयर जिसमें क्या पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स। आपको पता होगा बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और बी ऑप्शन में बिल्कुल खुल के कह दे रहे हैं कि वह स्फीयर है, इस पर लाइफ है। तो सीधी सी बात है, आपका जो बी ऑप्शन होगा वह बिल्कुल ही ठीक होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप एक बार इसे पढ़ें और इसका मेरे को आंसर दे। मैं यहाँ आपको पूरे 2 मिनट देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट में सोचो कि इसका क्या आंसर होगा। हिंदी में भी दिखा देता हूँ, हिंदी में आप ये देख लीजिए। मैं चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और एटलीस्ट थिंक फॉर 2 मिनट कि इसका क्या आंसर होगा। तो आई होप यार आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग में जोर दिया होगा। देखो पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। बताइए ऐसा क्या है जो ह्यूमन की वजह से नहीं होगा। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो यार पानी की जो कमी है ना, चाहे वो आपके सरफेस वाटर पे हो चाहे आपके ग्राउंड वाटर पे हो। सरफेस वाटर पे पानी को जो गंदा किया जा रहा है उसमें सीधे इंसान का ही हाथ है, और ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसका दोस्तों जो दोहन किया जा रहा है उसके पीछे भी मनुष्य रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया बताइए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मनुष्य के द्वारा यहाँ पे नहीं की जा रही। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये जो डिप्लेशन है ना वो ये मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड। जो वेटलैंड्स होती है ना दोस्तों, आपकी वेटलैंड आप लोग जानते होंगे, मैनग्रोव भी आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे यार ज्योग्राफी वाले सर आपको। देखो वेटलैंड कुछ नहीं होता, वो बताऊंगा ना थोड़ी, मुझे ये होता है ना, मैं बता तो सब दूंगा यार। पूरी ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। आशीष सर आपको एक बार ज्योग्राफी पढ़ा लें, फिर मैं एक बार आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आशीष सर आपको फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी। देखो यहाँ पे जो आपका वेटलैंड है वो कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ लो ये है दोस्तों आपका रिवर्स, ठीक है, और ये है आपका ओशियन। इसके बीच में जो दलदली इलाका होता है इसी को हम कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड दोस्तों बफर जोन का काम करता है। बफर जोन का काम किस किस के बीच में करता है। अब देखो रिवर जो होती हैं ये दोस्तों आपकी कन्वर्ट हो जाती है नीचे आते आते डेल्टा में, ठीक है, यानी कि बहुत सारे डेल्टास आपको दिखने लगते हैं रिवर से, या फिर दोस्तों एस्चुरीज में, ठीक है। तो डेल्टा और एस्चुरी जो होते हैं इनके, डेल्टा एस्चुरी और ओशियन, इनके बीच में जो बफर जोन का काम करता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों वेटलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन है, बाकी आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिस्ट्रक्शन वेटलैंड का किया जा रहा है वह भी किसके द्वारा किया जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यार अब अगर इसके पीछे अगर आप रीजन पूछोगे तो ये है कि जो वेटलैंड वाला एरिया है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायक है, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि रिवर के थ्रू बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह दोस्तों फ्लो होके आते हैं, लेकिन जो वेटलैंड क्या करती है उन सारे वेस्टों को फंसा लेती है अपने अंदर, यानी उन्हें अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर करा लेती है दोस्तों ऑब्जर्व, ठीक है, इन्हें ओशियन में नहीं मिलने देती है। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वेटलैंड के ऊपर दोस्तों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेटलैंड पे फैक्ट्रियाँ खरीद रहे हैं, वेटलैंड पे दोस्तों
हम बहुत तरीके के प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिससे वेटलैंड दोस्तों डिस्ट्रॉय होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे वेटलैंड को बर्बाद करने में भी मनुष्यों का ही आता है। इंक्रीज एक्सटेंशन रेट ऑफ स्पीसीज, एक्सटेंशन रेट ऑफ स्पीसीज का जो बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि जो स्पीसीज जो लुप्त हो रही है उसके पीछे भी किसका ही आता है, मनुष्य का ही आता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस। देख रहे हो, इंसान इतनी बड़ी मूर्ति है, आपको समझ लो, जितनी भी दोस्तों अंतर्प्रजौनिक चीज़ें, अंतर्प्रजौनिक हैं, ठीक है, चीज़ें करी जा रही हैं, ठीक है, वो सब मनुष्य के द्वारा करी जा रही है, एक एक चीज़ मनुष्य के द्वारा की जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा जो क्लाइमेट आप देख रहे हो जो गड़बड़ाया है, इसके पीछे दोस्तों बहुत हद तक, बहुत हद तक जो साथ है ना, वो दोस्तों मनुष्यों का ही है। उसके पीछे बहुत हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह दोस्तों मनुष्यों की ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप तीनों चीज़ें देख पा रहे होगे, हमें यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिली इसमें हम कह पाएँ कि ये मनुष्यों की वजह से नहीं हो रही। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। 8वां देखते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग एक बार। भूमिगत जल की कमी मनुष्यों की वजह से ही हो रही है। मैनग्रोव और वेटलैंड का विनाश मनुष्यों की वजह से, प्रजाति लुप्त हो रही मनुष्य की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर। अब देखो बताइए, अगर हाइड्रोस्फीयर जो है उस पर दोस्तों अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो दोस्तों उसमें कौन सा पोल्यूशन होगा, बच्चा बता देगा दोस्तों, वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ इसका क्या होगा। द एनवायरमेंट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड। बताइए, एनवायरमेंट जो होता है अगर वह ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इन्फ्लुएंस कर दिया जाए तो फिर हम उस एनवायरमेंट को क्या कहते हैं। हमेशा देना दोस्तों, इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट, ठीक है, ओके। तो अगर कभी भी किसी एनवायरनमेंट को मनुष्य के द्वारा दोस्तों इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो उस एनवायरनमेंट को फिर हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट, मैनमेड एनवायरनमेंट ना कह के हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग हिंदी पढ़ सकते हो, पर्यावरण जिसे मानव गतिविधि से प्रभावित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वातावरण, मानव जनित वातावरण, आधुनिक परिवेश या शहरी वातावरण। तो हम कहते हैं इसे मानव जनित वातावरण। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 थर्मल लेयर्स। देखो आपको पता है 10,000 किलोमीटर तक अगर हम अर्थ के ऊपर चले जाते हैं तो हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वह 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है मियोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों इन चारों को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि आपको ऐसे सीक्वेंस में लगाना है जिसमें आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आया, इसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, ठीक है। तो आपको यहाँ लगाना है करेक्ट सीक्वेंस में। चलो करेक्ट सीक्वेंस में लगाते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो बताओ, मियोस्फीयर कौन से नंबर पे आता है, मैंने आपको यार पढ़ाया है, नाक मत कटाना मेरी। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों आपका, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद क्या आता है, इसका आता है मियोस्फीयर, इसके बाद क्या आता है, इसका आता है थर्मोस्फीयर। क्या आता है, थर्मोस्फीयर। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा दोस्तों आपका ट्रोपोस्फीयर। क्या आएगा, ट्रोपोस्फीयर। फिर दोस्तों आपका क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर क्या आएगा, नो, फिर आएगा मियोस्फीयर, फिर क्या आएगा, थर्मोस्फीयर। तो यहाँ पे आपका ये जो मियोस्फीयर है ये कौन से नंबर का है आपका, ये है 3रे नंबर का। स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपका ये कौन से नंबर का, ये है दोस्तों आपके 2रे नंबर का। थर्मोस्फीयर जो है ये आपके कौन सा नंबर का, ये है दोस्तों 4थे नंबर का। ट्रोपोस्फीयर कौन से नंबर का दोस्तों, ये है पहले नंबर का। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होएगा वह कौन सा सही होएगा आपका, तो यार तो यहाँ पे जो आपका देखो मियोस्फीयर है ये 3 नंबर का है। स्ट्रेटोस्फीयर आपका दोस्तों थोड़ी सी यार गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मियोस्फीयर दोस्तों आपका जो है वह होगा दोस्तों आपका पहले नंबर का। स्ट्रेटोस्फीयर आपका दोस्तों जो होगा यह होगा दोस्तों आपके 2रे नंबर का, ठीक है। सॉरी यार, देखो एक बार सही समझ लो, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। मियोस्फीयर होगा दोस्तों आपके 3रे नंबर का। मियोस्फीयर कौन से नंबर का है, 3रे नंबर का। स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर ये है दोस्तों आपके ये जो है आपका दोस्तों यह है आपके 2रे नंबर का। थर्मोस्फीयर दोस्तों आपके आता है 4थे नंबर पे, ये आ गया पहले नंबर पे। तो ये हो गया 3रा, 2रा, 4था, 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है गलत ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3रा, 2रा, 4था, 1, या फिर हो सकता है
यहाँ पे जो टाइपर है, जो मेरा दोस्त टाइप करता है इनको, जो हमने बंदा है जो टाइप करता है, उसने शायद यार गलत टाइप कर दिए हैं। हो सकता है उसने दूसरे को यहाँ तीसरा लिख दिया, तीसरे चौथा लिख दिया, कुछ भी हुआ होगा सीन, जिसके थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज हो गया कि इन चारों में से उसका ऑप्शन क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है वो दिया हुआ नहीं है, सही ऑप्शन होगा तीसरा, दूसरा, चौथा। एक बार फिर से देख लेते हैं, म्यूस्फीयर कहाँ पे आता है दोस्तों आपका। अगर हम लोग पृथ्वी से शुरुआत करें तो म्यूस्फीयर आपका आता है तीसरे नंबर पे, स्ट्रेटोस्फीयर आपका आता है दूसरे नंबर पे, थर्मोस्फीयर आपका आता है चौथे नंबर पे, और ट्रोपोस्फीयर आता है आपका दोस्तों यहाँ पहले नंबर पे। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर आएगा पहले नंबर पे, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, फिर म्यूस्फीयर आएगा, फिर थर्मोस्फीयर आएगा। तो क्या आएगा पहले देखो यहाँ पे, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका आता है दोस्तों यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है आपका दोस्तों मेसोस्फीयर, फिर आता है आपका चौथे नंबर पे वो होता है आपका दोस्तों थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी। तो आपने जितना भी इस टेस्ट के अंदर स्कोर किया हो, मेरी आप सबसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जीमेल आईडी जिसका नाम है सचिन गुप्ता 95368 पे ज़रूर लिख के भेजिएगा, जिससे दोस्तों मैं आपके जो नंबर हैं जहाँ पर भी कमी रह गई हो उनको सुधार करा पाऊँ। यानी कि अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर देखे हों और तब भी आप अगर टाइम नहीं कर पा रहे हों तो मेरे को यहाँ पर आप कर डालो मैसेज। इसके बाद हम लोग देखते हैं साथ में क्या दिक्कत है। देखो यार, अगर आप मेरे को मैसेज कर दो ना, या तो मेरे को कोई फ़ायदा आपसे होने वाला है नहीं, लेकिन इस कोचिंग का एम ही है ना दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन को क्रिएट करना, और हम लोग इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ लगे हुए भी हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना तो आप मेरे को सीधे यहाँ जीमेल लिख के मारो, मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा तुरंत रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आपने उस पर हम लोग बात करते हैं यार, वीडियो चैट करते हैं, एक दूसरे समझते हैं कहाँ समस्या आ रही है, उसको दोस्तों मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आज लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको टेस्ट में मज़ा आया होगा। इसी तरीके से मैं जो भी चैप्टर समाप्त कराऊँगा उनका तुरंत एक टेस्ट बना दूँगा जो आपको लगवाऊँगा। थैंक यू।